Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start 9th class science worksheet number 60, structure of atom. Rutherford's model of atom. So today we are going to study about Rutherford's model of atom. So what is Rutherford's model of atom? तो आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड की मॉडल जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था उसके बारे में। तो थोड़ा सा पहले इसको ऐसे ही समझ लेंगे कि ये है क्या। तो जो एटम का मॉडल है वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में स्पष्ट हो गया था कि क्या है इसके बारे में। सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन किया था, अपनी अपनी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। तो इससे पहली वाली जो वर्कशीट थी वहाँ भी हमने देखा था, जे थॉमसन ने भी अपना एक दिया था प्लम पुडिंग मॉडल लिया, जिसमें उन्होंने वाटरमेलन से कंपैरिजन किया था। जो पॉजिटिव चार्ज था वो उन्होंने बताया था कि सारे में फैला हुआ होता है, और निगेटिव चार्ज को उन्होंने कंपेयर किया था जैसे जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उससे उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है, तो उन्होंने वो अपने अपने तरीके से वो वाला मॉडल दिया था, लेकिन जो रदरफोर्ड हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। फिर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे इसके आगे भी आएगा कि ऐसे कौन थे जो इनसे भी सेटिस्फाई नहीं थे, फिर किसने अपना मॉडल लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, पढ़ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे पता चला। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ गया, सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से उसको बताया, फिर किस उनमें कुछ कमियां रह गई थी, फिर वो आगे क्लैरिफाई होती जाती हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सो वी नो दैट प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ये किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को? ई गोल्डस्टीन ने। इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही किसकी डिस्कवरी हो गई थी? प्रोटॉन की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom. तो रदरफोर्ड ने क्या था, इंटरेस्टेड थे ये पता लगाने में कि एक एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुए थे जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उससे, तो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए। So he conducted an experiment in which alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He concluded that most of the space in an atom is empty and electrons move around the nucleus in a circular path. तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल ली। फॉइल पता है ना, जिसमें मम्मी खाना भी रैप करती हैं, जो जैसे ही एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, तो वो क्या होती है, थिन शीट होती है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया है, जो गोल्ड की थिन शीट होती है वो। अब गोल्ड ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट। ओके, तो नेक्स्ट है आगे, 1 मिनट, ये है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देखेंगे। तो इसमें जो ये पहला वाला पॉइंट है, गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वॉज सिलेक्टेड ड्यू इट्स हाई मैलिएबिलिटी। क्यों चूज किया था? क्योंकि हाई मैलिएबिलिटी है गोल्ड की। अब इन्होंने बहुत थिन शीट ली थी उसकी, एटम जो इन्होंने क्या लिया था, फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वॉज सिलेक्टेड। तो उसमें क्या था, जैसे बहुत ही एक थिन सीट ली है। तो जैसे होते हैं ना कि अगर आप देखोगे कि कोई गोल्ड का इतना बड़ा कोई पीस है, तो उसमें क्या होंगे, यहाँ पे गोल्ड का एटम, यहाँ पे आगे पीछे सारे में ए यू होता है ना उसका सिंबल गोल्ड का, ए यू। तो सारे में ए यू के सारे एलिमेंट दिखाई देंगे, एटम एटम आगे पीछे सारे में। तो इन्होंने जो एक थिन शीट ली थी उसमें क्या था, पूरी शीट में सिंगल सिंगल एटम आ रहे हैं। आप ऐसे मान सकते हो कि इतनी पतली थी कि एक एक एटम की शीट आ रही थी, इसलिए इन्होंने गोल्ड को चूज किया, जिससे कि वो इतनी पतली बन सकी कि उसमें इतने लेयर में बस एक एक एटम आ सके। तो फिर उससे क्लियरली पता चलेगा कि एटम के अंदर क्या है, इसलिए इतनी थिन शीट ली गई। फिर इन्होंने क्या लिया उसके बाद, फिर इन्होंने ये स्क्रीन ली थी, ये वाली, ये किसकी थी, जिंक सल्फाइड की थी। जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन थी जिस पे कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की। और ये क्या थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, सर्कुलर फ्लोरोसेंट। मतलब कैसी थी ये थोड़ी चमकीली सी थी। और जब अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे निकल गए थे यहाँ से, पूरा जो सीधे निकल गए, तो उस पर जाके टकराते थे, तो वो क्या होता था, एक स्पार्क सा निकलता था, चमकीला सा। लेकिन इतना भी नहीं कि आंखों से देखा जा सके, इसी के पीछे एक कैमरा लगा होता था जो वो सारा रिकॉर्ड करता था, जिसमें पता चलता था जब
अब तो उसी से पता चलता था कि अल्फा पार्टिकल जब सीधे टकराए तो कैसे पता चलेगा, तो उस स्क्रीन पे क्या होता था, स्पार्क निकलता था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सेटअप बनाया। अब आगे देख लेते हैं। आगे है एंड अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन इट। और इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई उन्होंने उस जो फॉइल है उसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। द अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। हीलियम आयन होते हैं ना, +2 चार्ज होता है जिसपे। ठीक है, तो कौन से हैं, अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। द अल्फा पार्टिकल्स वर एक्सपेक्टेड टू बी रिफ्लेक्टेड एज द एटम हैज प्रोटॉन इन इट। तो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं जो क्यों यूज़ किया था उनको, कि ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो प्रोटॉन्स हैं एटम के अंदर, जहाँ प्रोटॉन होंगे वहाँ से वो क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होंगे, वापस होंगे वहाँ पे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो वहाँ से क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसलिए ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जिससे पता चलेगा कि प्रोटॉन कहाँ पर है, उनकी पोजीशन क्या है। तो फिर आगे देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से बम्बार्डमेंट कराई है अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, इसके ऊपर कराई है, जो बीच में गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल लगी हुई है, और एक सर्कुलर इन्होंने ऐसे स्क्रीन ली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो यहाँ से इन्होंने ऐसे बम्बार्डमेंट कराए जा रहे हैं उस पर। और क्या है, जो कुछ पार्ट्स में से क्या हो रहा है, अभी आगे आप देखेंगे ऑब्जर्वेशंस क्या थी इसकी फिर। तो कुछ पार्ट्स में से क्या था, बिल्कुल आर पार निकल रहे थे। तो उसका क्या मतलब था कि वो वाला जो पार्ट था वो खाली था, खाली है तभी तो आर पार निकल गए फॉइल में से। और अगर कहीं पे कुछ होता तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे। तो उससे उनको पता चला कि कौन कहाँ कहाँ पर एटम था। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं अब कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी इसकी। अब है नंबर 1 है इसका, ये मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, स्ट्रेट पास अवे, जो इसके आर पार निकल गए वो स्ट्रेट। सेकेंड है सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स कैसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो उसमें इसका क्या मतलब हुआ, डिफ्लेक्ट हुए कि वहां पे एटम है तभी वो क्या हो रहे हैं, थोड़ा वहां से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब है 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपियर्ड टू रीबाउंड। अब 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो रीबाउंड मतलब वापस लौट के आ रहा था, जैसे गया है और वहां से वापस लौट के आ रहा था ऐसा। तो उसका मतलब क्या था कि बीच में, अब इनका एक एक का देख लेते हैं कि जैसे जब बिल्कुल निकल गया, इधर से उधर स्ट्रेट निकल गया, तो उसका मतलब क्या था कि वो वाला जो वहाँ पे स्पेस है वो खाली है, इसलिए वो उधर से और उधर चला गया। दूसरा वाला डिफ्लेक्ट हुआ है, जब वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स प्रोटॉन है, तो डिफ्लेक्ट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव से। और फिर तीसरा वाला जो पॉइंट है ये है 12,000 में से कोई एक था जो रीबाउंड हुआ है, वो क्यों हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत छोटे पार्ट में है कहीं पे, कि क्योंकि बीच में है, न्यूक्लियस में ही है पॉजिटिव चार्ज है जो। ठीक है, प्रोटॉन का है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो बहुत छोटे पार्ट में है, इसलिए इतने सारे पार्टिकल्स में से जो एक पार्टिकल है वो ही रिबाउंड हुआ टकरा कर उससे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत डेंस है, तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में, उस जैसे आया था उसी रास्ते से वो वापस लौटा। तो आगे देख लेते हैं अब हम। अब है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। On the basis of his observations from the experiment, Rutherford proposed a model of the atom as there is a positively charged center इन एटम कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें, कि एटम में एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है, एक उसमें क्या है वो न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट। तो क्या है, जो सारा मास है एटम का वो इसी में कंसंट्रेट होता है। इस जो न्यूक्लियस में ही सारा जो मास है एटम का वो इसी में होता है, बाकी सारा कैसा होता है, खाली खाली सा था कुछ, इन्होंने ये बताया। अब है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर।
ये इन्होंने बताया एक ऑब्जर्वेशन में अपनी में। फिर है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्या बताया इन्होंने कि एटम के साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो एटम की रेडियस है टोटल, उसकी रेडियस से कितनी कम है, 10⁵ टाइम्स उससे कम है। ठीक है, तो छोटा ही होता है ना न्यूक्लियस बीच में, इसलिए ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया ये भी। अब है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। द द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अगर ये दिखाते हैं कि जैसे कोई भी आयन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, जो चार्ज्ड आयन है जो, वो अगर कहीं पे मूव हो रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है लगातार, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लग रही है उसमें। तो फिर कुछ टाइम बाद वो रिवॉल्व करता रहेगा तो एनर्जी उसकी कम होगी। और बीच में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इनके हिसाब से देखें तो फिर एनर्जी इनकी कम होगी और ये कहाँ आके गिरेंगे, सेंटर में आके गिरेंगे। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा और क्या होगा, ये पूरा ही फिनिश हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा जो एटम है पूरा। तो ये तो ऐसे तो होता ही नहीं, एटम तो अपने आप में स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस ये क्या था, इनका ड्रॉबैक था, कमी थी, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एज द इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल दे शेल रेडिएट एनर्जी वाइल दे मूव इन सर्कुलर पाथ। ओके, एंड विल अल्टीमेटली लूज एनर्जी। तो क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो रेडिएट करते हैं एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो लूज होती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब लूज होगी तो वो अंदर आके गिरेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट कर लेगा और टकराएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। बट एटम आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन एटम क्या है, स्टेबल है। सॉरी, एज अ रिजल्ट दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आके गिरेंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन एटम क्या है, स्टेबल है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एटम नहीं होते, सब चीज़ें एटम से बनी हुई हैं। तो एटम क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या था, ये एक ड्रॉबैक थी, कमियां थी ये इसकी। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम फेल टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो रदरफोर्ड ने कितनी सारी चीज़ें बताई। एक इन्होंने बताया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द मास है जो एटम का, वो न्यूक्लियस में ही है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जो, वो भी सेंटर में होते हैं। और चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने ये सब चीज़ें बताई। बस ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब ये रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी लेवल इनका कम क्यों नहीं होता है, और अगर कम होता है तो फिर ये टकराएंगे और फिर सब कुछ, पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो स्टेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। So number one question is, which metal was used by Ernest Rutherford for his experiment? So which metal was used? That is gold. Gold used. Okay. So gold is used by Ernest Rutherford for this experiment. What second question is, what were the observations made by Rutherford? तो क्या क्या observations थी? So you can write your answer from here. These are the observations. Okay. Most of the fast moving alpha particles. Okay, so you can write your answer these in these 3 points. First one is, most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो कैसे हो गए, स्ट्रेट निकल गए गोल्ड फॉइल से। सेकेंड वो हो जाएगा इसका, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए एक स्मॉल एंगल से। थर्ड वन इज, 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स appeared टू rebound, जो उनमें से 12,000 में से कोई एक पार्टिकल है वो क्या दिखा गया कि वो जिस रास्ते से आया था उसी से ही वापस बिल्कुल लौट गया था। तो ये क्या है इसकी, आप ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। तो आप इसमें लिखेंगे, protons are present in the nucleus and
इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। ओके, तो क्या लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। ठीक है, आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो केंद्र है जो उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन है उसमें, जो धनावेश वाले कण होते हैं, और जो सर्कुलर पाथ है जो उसके चारों ओर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। so you can write your answer from here. These are the important features of this model. The first feature is there is a positively charged center in atom called as the nucleus. Nearly all the mass of atom is concentrated in it. Second point is the electrons revolve around the nucleus in circular path. Third point is the size of nucleus is very small as compared to the size of the atom. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, write main features of Rutherford's. We have done it. Question number 5, who discovered proton? What are alpha particles? So you can write your answer from here. Proton was discovered by E. Goldstein. Okay, and what are alpha particles? So what are the alpha particles are positively charged helium ions. Okay, so you can write your answer from here. The first line is proton was discovered by E. Goldstein, and the second line is the alpha particles are positively charged helium ions. Okay students, so we have completed the worksheet. I hope you all understood it. Thank you for watching. Have a good day.